नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप सुन रहे हैं अमित अम्बस्ट। तो फ्रेंड्स, झारखंड में सिविल कोर्ट्स असिस्टेंट के लिए एग्जाम लिए जा रहे हैं और इस एग्जाम से संबंधित, इस वैकेंसी से संबंधित आप लोगों के कई सारे प्रश्न हैं और उन सारे प्रश्नों को आज इस वीडियो के माध्यम से उसको हम लोग बिल्कुल सॉर्ट आउट कर लेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, लिखा है कि इसके अतिरिक्त और क्या जानना है इस वैकेंसी के बारे में। तो सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जरूर आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लगभग जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सब इसमें क्लियर आपको हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोस्ट। इस पोस्ट का नाम क्या है? तो देखिए, इसका पोस्ट का नाम जो है वो असिस्टेंट है। हिंदी में इसको सहायक कहेंगे और इसी को पेशकार कहा जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग कि आपका पोस्टिंग कहाँ पर है उस हिसाब से आपको कहा जाएगा। असिस्टेंट जनरलाइज फॉर्म है, पेशकार अगर आप कोर्ट में रहते हैं तो कहे जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल कि व्हाट इज द सैलरी। सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई सैलरी क्या मिलेगी इसमें। तो देख लीजिए, रांची, धनबाद, जमशेदपुर ऐसे शहरों में इनकी सैलरी लगभग 50,000 अराउंड 50,000 होगा। आपको पता है ग्रेड पे 2400 है, तो उसके हिसाब से 50,000 आपको यहाँ पर सैलरी है। अदर डिस्ट्रिक्ट में 4 से 5,000 और आप कम समझ लें। ठीक है, वहाँ पर एचआरए वगैरह कम है, तो टीए वगैरह नहीं मिलता है, तो इस हिसाब से इस तरीके की सैलरी आपको देखने को मिलेगी। तीसरा है कि इज दिस अ स्टेट गवर्नमेंट जॉब और समथिंग एल्स। ये राज्य सरकार का जॉब है या कुछ और है। तो देखिए, ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो आपको गाइड करेगा और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होंगे सारा कंट्रोल आपका होगा ऑनरेबल हाई कोर्ट का। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? तो स्टेट गवर्नमेंट आपको सैलरी देगी, आपको डिफरेंट पर्क्स देगी, जो भी फैसिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को मिलती है वो आपको मिलेगा। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह और भी जो जो चीज़ है, मतलब जो बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन आपका जो अथॉरिटी, आपका जो हेड, आपको कंट्रोलिंग बॉडी, ठीक है, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट होगा। ठीक है, ये बिल्कुल ही गवर्नमेंट जॉब है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अगले क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि कई लोग ये पूछते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम है या नेशनल पेंशन स्कीम है। ठीक है, तो ये जान लीजिए, ये ओल्ड पेंशन स्कीम है। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब, तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी इंप्लीमेंट करेगी द सेम विल बी इंप्लीमेंटेड कोर्ट्स में। ठीक है, अब बताइए कि क्या इसमें ट्रांसफ़र होता है। ये सवाल आपको है कि आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि क्या इसमें ट्रांसफ़र होता है। तो देखिए, प्रेजेंटली वर्तमान में जो भी नियम और गैजेट है हमारा, उसके तहत इसमें ट्रांसफ़र नहीं होते। ठीक है, ट्रांसफ़र किस स्थिति में हो सकता है? एक तो अगर आपको पनिशमेंट मिलता है तो आपके डिस्ट्रिक्ट को बदला जा सकता है, और दूसरा म्यूचुअल होता है। ठीक है, सपोज करिए कि कोई जमशेदपुर में है, कोई रांची में है। रांची से अगर आपको जमशेदपुर आना है और जमशेदपुर वाले को रांची आना है, तो उस केस में एक म्यूचुअल का प्रोविजन है। आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डालेंगे तो म्यूचुअल हो सकता है। फॉर द टाइम बिंग अगर आप ट्रांसफ़र की बात करें तो अभी ट्रांसफ़र नहीं है। जैसे होता है ना कि और भी दूसरे जॉब में कि 3 साल के बाद आपको ट्रांसफ़र करना है, तो वैसा कुछ अभी फिलहाल नहीं है। अब देखिए, इसके हायरार्की के बारे में समझिएगा कि हायरार्की क्या है। तो अभी जिस स्थिति पे हमारा सिविल कोड का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहा है, मतलब जो भी पहले के नियम चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से असिस्टेंट है, और असिस्टेंट ही लगभग सबको बोला जाता है। बट फिर भी जो सीनियर हो जाएंगे तो उनको सिविल रिश्तेदार बोला जाता है। जो सिविल के केसेस में रिश्तेदार का मतलब कि सबसे हेड हो गए, आप उसको इंग्लिश में सेक्शन ऑफिसर समझ सकते हैं। उसी तरीके से क्रिमिनल का क्रिमिनल रिश्तेदार, और इन सबसे ऊपर जो नॉन जुडिशियल एम्प्लॉय में, यानी जो जज और एलएलबी का पढ़ाई नहीं करके आए हैं, असिस्टेंट के पोस्ट पे आए हैं, तो उनके लिए जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो हो जाता है हेड रिश्तेदार। लेकिन अभी हमारा गैजेट वगैरह कुछ इंप्लीमेंट होने की बात चल रही है, तो अगर ये हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें बदल जाएगी और उसका हायरार्की में आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न जो है हमारा, क्वार्टर्स का प्रोविजन है कि नहीं। ये भी कई सारे क्वेश्चंस आप लोग कई बार पूछ चुके हैं। तो देख लीजिए, क्वार्टर का बिल्कुल ही प्रोविजन है, लेकिन क्या है कि क्वार्टर थोड़े कम है संख्या में, तो इस वजह से सारे लोगों को नहीं मिल पाता है। सीनियरिटी बेसिस पे क्वार्टर दिया जाता है, बट क्वार्टर्स है, कई सारे क्वार्टर हैं। ठीक है, अब आइए वर्किंग आवर्स की बात करें। तो वर्किंग आवर्स देखिए, सिविल कोड रूल्स में 10 AM to 5 PM के बारे में कहता है कि 10 से 5। संडे को छुट्टी होती है, सेकंड सैटरडे आपको बंद होता है, सिर्फ सेकंड सैटरडे, फोर्थ नहीं, सिर्फ सेकंड सैटरडे। और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है अप्लाइड है। टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब कि कभी सैटरडे को हो सकता है कि लोक अदालत लग जाए, जेल अदालत लग जाए, तो ऐसे केसेस में कोर्ट आपके खुले रहेंगे। और जो टाइम आप देख रहे हैं 10 से 5, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है। थोड़ा सा आपको कभी कभी ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, अगर वर्क लोड ज़्यादा रहा तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद आइए टाइपिंग किस लैंग्वेज में है। ये भी कई लोग आप लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि टाइपिंग किस लैंग्वेज में। तो टाइपिंग मेरे भाई इंग्लिश में होता है टाइपिंग, जो कि 20 वर्ड्स पर मिनट, दैट्स इट। अब इसके बाद कोई भी डिबेट आप इसमें नहीं पढ़िए, टाइपिंग इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होता है। और जो टाइपिंग का स्पीड है जो कि मांगा गया है वो है 20 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, तो लगभग इसमें थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो टाइपिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब पूछ रहा है कि, बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि एग्जाम का मीडियम क्या होगा, किस माध्यम में आपके सवाल आपके एग्जाम होंगे। तो
तो एग्जाम का जो माध्यम है वो बाइलैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न होंगे एक्सेप्ट इंग्लिश। अब इंग्लिश का जो पेपर है वो तो सिर्फ इंग्लिश में होगा, वो तो हिंदी में नहीं होगा। अदरवाइज सारे आपके जो पेपर्स रीजनिंग है, मैथ्स होंगे, जीएस वगैरह होगा, करंट अफेयर जो भी पूछा जाएगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको लिखा रहेगा। इसीलिए मीडियम यहाँ पर बाध्य आपको नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट का लेवल सेम रहेगा? तो देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है इसको आंसर किस तरीके से हम लोग करते हैं कि सिलेबस तो बिल्कुल ही सेम है, ठीक है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए लेवल का डिफरेंस को बिल्कुल नहीं आप लोग समझें और माने और इसको बिल्कुल ही दरकिनार करें और आप समझिए कि जिस तरीके से हाईकोर्ट में आपने पढ़ा उसी तरीके से आपको सिविल कोर्ट के लिए पढ़ना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप ऐसे सोच सकते हैं कि एसएससी जो हमारी बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी एग्जाम लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसमें कैसे बहुत सारा एग्जाम होता है, CHSL जो आपके +2 लेवल पे होता है, MTS होता है, ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम होता है, ठीक है, तो ये कई सारे एग्जाम है। तो सिलेबस चूंकि थोड़ा मोड़ा प्लस माइनस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल अलग लेवल पे पढ़ना पड़ता है, ठीक है, आप एक तरह से ही पढ़ रहे हैं सीजीएल के लिए तो आपका उसमें भी काम हो रहा है। और अब चूंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि CHSL हो, MTS हो, जितना भी आप एग्जाम देंगे सबके लिए आपको लेवल एक ही रहता है पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये प्रीलिम्स एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप प्रीलिम्स पास कर जाते हैं तो कुछ स्पेसिफिकेशन बढ़ जाता है, तो वहाँ पर फिर चेंजेस हो सकता है। जैसे सीजीएल की बात करूँ तो वहाँ ग्रेजुएट लेवल वाला जो एग्जाम है तो मेंस में आपको मैथ्स रहता है, तो ऑब्वियसली मैथ्स का थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स में आपको MTS हो, CHSL हो या फिर CGL हो, सब में इक्वली पढ़ना पड़ता है। तो उसी तरीके से हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट का लेवल को लेकर बिल्कुल डायलेमा में नहीं रहे आप। जिस तरीके से जिस मेहनत से आपने हाईकोर्ट के लिए पढ़ाई की है उसी मेहनत से और उसी तरीके से आपको सिविल कोर्ट का भी एग्जाम को देना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए एक क्वेश्चन हमारा यहाँ छूट गया कि इज इट नेसेसरी टू अटेम्प्ट द एसे। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका आंसर कुछ लोग, इनफैक्ट बहुत सारे लोग जानने के बाद भी वो डायलेमा में रहते हैं, वो डाउटफुल होते हैं कि वो सही है या गलत। बट मैं आपको बता दूं कि एसे को अटेम्प्ट करना इज़ वेरी मच कंपलसरी, इट्स मैंडेटरी, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने रिटर्न के और जो पेपर हैं MCQs के फॉर्म में जो पूछे जाएंगे उसमें आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन एसे को अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो फिर आपको मुश्किल होगी क्वालिफाई करने में, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लें, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 10 में 10 लेके आए, लेकिन हाँ यू हैव टू स्कोर मोर देन 3, ठीक है, एकदम मतलब आप लीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए अब बोलता है क्या नेगेटिव मार्किंग होगा, ये भी प्रश्न आपका कई बार आता है। तो भैया नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, जिस तरीके से हाईकोर्ट में नहीं हुआ उस तरीके से यहाँ भी नहीं होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा कि कई बार लोगों को मन में है कि क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो किन परिस्थितियों में फॉर्म रिजेक्ट होता है ये समझ लीजिए। तो पहला देखिए यहाँ पर लिखा है कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड, ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है आप अपलोड ही नहीं किए हैं, आपने सिर्फ उसमें मार्क्स अपने लिख दिए कि आपको 80% है, 90% है, 60% है, जो भी है। दूसरा, DCA का सर्टिफिकेट अपलोडेड नहीं है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो मांगा गया है वो अगर आप अपलोड नहीं करते हैं रिजेक्ट होगा। तीसरा, कोई ऐसा कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड किया गया हो जिसका ड्यूरेशन 6 महीने से कम हो, यानी जिस तरीके से DCA मांगा गया है इस एग्जाम का क्वालिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसमें DCA नहीं डालते हैं और कोई ऐसा सर्टिफिकेट डाल देते हैं जिसका ड्यूरेशन 6 महीनों से कम है, तो उस केस में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद 10th के सर्टिफिकेट में, अगर क्लास 10th के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो भी ये रिजेक्ट होगा। उसके अगला स्टेप में देखिए क्या लिखा हुआ है कि रेसिडेंस और कास्ट सर्टिफिकेट अदर स्टेट का हो और फीस आपने कैटेगरी के बेसिस पे, कैटेगरी का जो होता है उस हेड में आपने अगर फीस जमा कर दिया है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन में, बीटेक का एनी स्ट्रीम मतलब कोई भी ब्रांच, आप कंप्यूटर्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, जो भी हो, वो BCA MCA वालों को भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए? तो जी नहीं, आप लोगों को कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है और आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन को देखिए कि सिविल कोर्ट में काम किस भाषा में होता है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ना कि सिविल कोर्ट में जब आप चले जाएंगे तो काम किस भाषा में होगा, तो वहाँ पर जो ये काम है ये दोनों लैंग्वेज में आपका होगा, ठीक है। आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन इंग्लिश में करेंगे तो थोड़ा वो बेनिफिशियल आपके लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि अब कई सारे जजमेंट्स वगैरह हैं वो इंग्लिश में ही हो रहे हैं। तो आप अगर इंग्लिश में काम करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिटन एग्जाम, टाइपिंग और इंटरव्यू एक साथ होता है, ये भी कई लोगों का प्रश्न है कि क्या एक साथ में होता है। तो रिटन, टाइपिंग और इंटरव्यू एक साथ नहीं होता है। वंस यू क्वालिफाई द रिटन एग्जाम तभी आप टाइपिंग और इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो पहला जो स्टेज है रिटन एग्जाम, आप उसको पास करेंगे, उसके बाद जो आप लोगों को एडमिट कार्ड इशू होगा वो टाइपिंग और इंटरव्यू दोनों के लिए कलेक्टिवली होगा, ठीक है। एक दिन आप टाइपिंग कर रहे होंगे और ठीक उसके कंसेक्यूटिव सेकंड डे आप लोगों की इंटरव्यू कराई जाएगी, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया ये बात। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18 में है कि क्या झारखंड सिविल कोड की ग्रेड पे बिहार सिविल कोड की तरह 4200 होने वाली है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हम लोग को फिलहाल वेट एंड वॉच करना है, बट बस मैं इतना कहूँगा कि वेरी गुड थिंग्स बहुत प्रोबेबली हम लोगों के पास आने वाला है। ठीक है, ज़्यादा इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि कुछ अच्छा हम लोगों के साथ बिल्कुल होने वाला है। ठीक है, होगा। कुछ गैजेट वगैरह की बात चल रही है, तो डेफिनेटली ये सब हो सकता है। इट्स डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स, हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। हिंदी मीडियम वाले काफ़ी परेशान है कि इंटरव्यू का मीडियम क्या होगा, डर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंटरव्यू का मीडियम किसी भी एग्जाम में, आप कोर्ट का एग्जाम दें, यूपीएससी दें, सिविल सर्विसेज दें या कहीं पर भी दें, वहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, हिंदी में ही बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बाइलिंगुअल बोल सकते हैं, दोनों भाषाओं को यूज़ करके बोल सकते हैं। हिंदी आपकी अगर बहुत अच्छी है तो आप हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छा है तो इंग्लिश में बोलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि आपका जो इंटरव्यू होने वाला है, ये इंटरव्यू में किसी प्रकार के आपके थॉट प्रोसेस के साथ वो नहीं खेलने वाला है, आपके थॉट्स को वो जानना नहीं चाहता है। ठीक है, कुछ उस तरह के सर्कमस्टांसेस में आपको डालकर वैसे प्रश्न आपको नहीं पूछेगा जहाँ पर आपको एक पैराग्राफ सीधे बोल देना है, 2 पैराग्राफ बोल देना है, अपने मन से बोलना है, किसी चीज़ों पर लाइट थ्रो करना है, ऐसा नहीं। आपको ये क्वेश्चन मोर और लेस एमसीक्यू टाइप से होगा। मतलब एमसीक्यू कहने का मतलब कि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आप उसका आंसर 1 वर्ड 2 वर्ड में दे सकते हैं, एक्सेप्ट आपका इंट्रोडक्शन वगैरह को छोड़कर। ठीक है, इसीलिए इंटरव्यू का माध्यम का जो मीडियम है, इसके लिए बिल्कुल ही परेशान नहीं हो, आराम से आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स कब तक पढ़ना सेफ होगा, ये एक प्रश्न है। अब देखिए करंट अफेयर्स ना 1 से 1.5 साल तक ही पढ़ने आपके लिए काफ़ी रहेगा। अब कईयों का इसमें क्वेश्चन होगा कि झारखंड हाईकोर्ट में जिस तरीके से 3 साल 4 साल पुराना जो भी आया, तो देखिए वो एक आप उसको एक्सेप्शन मान सकते हैं। और अगर वैसे प्रश्न आएंगे तो वहाँ पर सारे लोग सेम फुटेज में आ जाएंगे, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 से 1.5 साल पढ़ें, जो कि काफ़ी बढ़िया है, और टाइम इसी के विदिन आपको आएगा। ठीक है, और अगर इनकेस आ जाता है 4 साल 5 साल पुराना, तो उसको छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबके लिए वही बात होगी। क्या ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग भी होगी? तो डेफिनेटली आप किसी भी नौकरी को ज्वाइन करेंगे तो बिना सीखे हुए आप कैसे काम करेंगे। ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? तो ट्रेनिंग जुडिशियल एकेडमी में होगी, जो कि रांची में है। और कहाँ पर होगा? तो कोर्ट में होगा, रनिंग कोर्ट, जो कोर्ट चल रहा होता है वहाँ पर आपका ये ट्रेनिंग होगा। अब हु विल बी योर बॉस? आपके बॉस कौन होंगे? तो सिविल जज सीनियर और जूनियर डिवीजन के जो ऑफिसर्स होंगे वो आपके बॉस हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज आपके बॉस हो सकते हैं, फैमिली जज आपके बॉस होंगे, और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आपके बॉस होंगे, जिनको रांची में जुडिशियल कमिश्नर के नाम से जाना जाता है और बाकी जगह पे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहा जाता है। तो ये भी आप समझ लिए कि आपके बॉस कौन होंगे, आप किसके सबॉर्डिनेट होकर काम करेंगे। तो ये सारे ऑफिसर्स हैं जिनके आप अंडर काम करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एसी को कितनी वर्ड्स में लिखना है। एसी का देखिए जो सबसे बेस्ट वर्ड लिमिट है वो 200 से लेकर 250 वर्ड्स है। ठीक है, ये कब का है? अगर आपको वर्ड लिमिट नहीं दिया गया है तब। अब दूसरी बात ये है कि पेपर जैसे थोड़ा सा ये समझिएगा कि पेपर जब भी आप लोगों का थोड़ा लेंदी आ जा रहा है, तो उस केस में टाइम काफ़ी कम बच रहे हैं लिखने के लिए। तो वहाँ पर ये जरूर याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि 200 से 250 वर्ड्स भी लिखें आप। ठीक है, इनकेस अगर पेपर लेंदी है, सारे लोगों के लिए वो पेपर लेंदी रहेगा, आपके पास टाइम कम रहेगा, तो आप कोशिश करिएगा कि 150 से 200 वर्ड तक भी अगर आप उसको अच्छे से लिख देते हैं, उसके इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक, तो वो भी काउंट करेगा और आपको अच्छे मार्क्स दिला सकेगा। बट अगर पेपर नॉर्मल लेवल पे, मॉडरेट लेवल पे समय है, तो उसमें आप मान के चलिए कि 200 से 250 वर्ड्स में आपको लिखने होंगे, अगर आपको वर्ड लिमिट नहीं दिया गया है। ऐसे एट मैक्सिमम अगर बात करें तो मैक्सिमम लिमिट 350 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया, एज पर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ सारे कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह है। फिलहाल स्टेट एम्प्लॉयज़ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है, उसके तहत आप लोगों को एक कार्ड मिलता है, और उस कार्ड के तहत बिल्कुल जो हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम है हम लोग करा सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन सा लीव मिलता है, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको भी देख लें कि कौन कौन सा लीव यहाँ पर है। तो यहाँ पर कैजुअल लीव आपको मिलता है। ठीक है, कैजुअल लीव 16 पूरे साल भर में। अर्नड लीव है, जो आप काम करते हैं उसके बेसिस पे ये लीव होता है। स्पेशल लीव होता है, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होता है 2 दिन का हर महीने। मेडिकल लीव होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, जहाँ आपको पैसे नहीं मिलेंगे। पैटर्निटी, जब आप फादर बनते हैं तो उसके टाइम पे 15 दिन का ये लीव होता है। मैटर्निटी लीव होता है 26 सप्ताह के लिए। और चाइल्ड केयर लीव होता है, ये भी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो फिलहाल मेरे हिसाब से अभी कम ही लोग इसको अवेल किए होंगे, बट इतना सारा लीव आपको मिलता है। तो आई होप इस वीडियो में लगभग आपके सारे प्रश्नों को मैंने एड्रेस कर दिया है, और इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन आपको बच रहे होंगे तो आप बिल्कुल कमेंट में करिएगा, और बिल्कुल इसको चीज़ों को बिल्कुल ही सिंपल रखिए, कॉम्प्लेक्स मत होने दीजिए। जितना ज़्यादा अगर आप कॉम्प्लेक्स सोचेंगे उतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको आएगा। फॉर द टाइम बिंग अभी क्या करें कि आप बिल्कुल पढ़ाई करें, जो सिलेबस है उसको पढ़ते चलें और काम होता जाएगा। उसके बाद देखिए कि ऐसे वगैरह में क्या पढ़ना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर जाएँ। क्या पढ़ना है आपको? जीएस,
जीके सारा कुछ कैसे पढ़ना है, ऐसे में कौन कौन सा टॉपिक है, वो सारे वीडियोस के लिंक आपको यहाँ पर दिए रहेंगे और आप उसको एक बार चेक करिए और आपको सब उसमें क्लियर हो जाएगा। टेलीग्राम हमारा चैनल है अमित अंबस्ट के नाम से, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप है, बिल्कुल आप ज्वाइन करते चलिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसको आप लोग जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोगों का भी जितना भी डाउट्स है ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।